Hello friends, how are you? Once again I am back with a new topic and that will be very interesting and देखते हैं कि टॉपिक क्या है। मैं कुछ वर्ड्स लेता हूँ, जैसे कि वर्ड है मेरे पास जेम्स वॉट, एक साइंटिस्ट है। दूसरा वर्ड है इन्वेंटेड और तीसरा वर्ड है दी स्टीम इंजन। अब हम इन वर्ड्स की हेल्प से सेंटेंस बनाते हैं। ओके, तो जैसे आई एम ए न्यू लर्नर ऑफ इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ नया नया, मेरे को पता नहीं कौन सा क्या लिखना है। तो जैसे मैंने राइट कर दिया कि दी स्टीम इंजन इन्वेंटेड जेम्स वॉट। वाओ। और एक और सेंटेंस में बनाता हूं, तो दी स्टीम इंजन सॉरी फॉर दैट। दूसरा सेंटेंस बनाए तो कि जेम्स वॉट invented the steam engine. Okay, now analyze the both the examples. क्या ये करेक्ट है? क्या सेंस सही निकाल रहे हैं? तो पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। सब्जेक्ट की पोजीशन पे है दी स्टीम इंजन। इन्वेंटेड, एक्शन क्या है? इन्वेंट करना, आविष्कार करना। कि स्टीम इंजन ने आविष्कार किया जेम्स वॉट का। वाह। तो क्या ये वर्ब अप्लाई है इस सब्जेक्ट पे? नो, रॉन्ग। क्योंकि ए थिंग कांट इन्वेंट एनीथिंग, कि एक चीज किसी भी दूसरी चीज को या किसी इंसान को इन्वेंट, आविष्कार नहीं कर सकती। इसलिए पहले जो एग्जाम्पल है, पहली जो वर्ब है, इज अनसुटेबल टू द सब्जेक्ट। ये इस पे अप्लाइड पूरी तरह से नहीं होती है। लेकिन अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को एनालिसिस करें कि जेम्स वॉट इन्वेंटेड, कि जेम्स वॉट ने आविष्कार किया दी स्टीम इंजन, स्टीम इंजन का, तो हु इज द डूअर ऑफ द एक्शन इन्वेंटिंग? इन्वेंट, आविष्कार करने का जो एक्शन है, उसको करने वाला कौन है? यानी सब्जेक्ट कौन है? जेम्स वॉट, जो कि सुइटेबल है। हम कह सकते हैं कि इस वर्ब को करने वाला ये सब्जेक्ट क्या है? एक एक्टिव सब्जेक्ट है। कैसा है? एक्टिव है, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वेंट कर रहा है किसको? दी स्टीम इंजन को। ओके, तो जेम्स वॉट इज इन्वेंटेड दी स्टीम इंजन। और जो कुछ सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, तो वो जो चीज होती है वो होती है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जो सब्जेक्ट के द्वारा वर्ब सहित बताया गया है उसको, कि इसके लिए ये किया गया, उसके लिए वो हुआ। तो जैसे इसमें बताया गया है कि जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, कि जेम्स वॉट ने आविष्कार किया स्टीम इंजन का। तो व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट? क्या इन्वेंट किया गया जेम्स वॉट के द्वारा? तो द आंसर इज दी स्टीम इंजन। तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्लियर?
लेकिन फर्स्ट एग्जाम्पल को अगर हमें इम्पोर्टेंस देना है, और चूंकि वो एक्टिव सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक्टिव सब्जेक्ट कहाँ पे आया, लास्ट में, तो यहां पे आया, तो इट मीन्स एक्टिव सब्जेक्ट क्या है, निष्क्रिय है, पैसिव है, कि चुपचाप बैठा है एक कोने में। तो ये यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट कहलाएगा। और चूंकि ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है इन्वेंट करने के अर्थ में, कि इन्वेंट जिसको किया जा रहा है वो क्या है, स्टीम इंजन, तो ये एक पैसिव फॉर्म में है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इसको बताया जा रहा है, तो यहाँ पे बात रखी जा रही है। तो जो यहाँ पे वर्ब फॉर्म आएगी वो वर्ब फॉर्म एक्टिव फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, जैसे सेकंड एग्जाम्पल में है। तो यहाँ पे इन्वेंटेड की पैसिव फॉर्म होती है, जिसको बोला जाता है वॉज इन्वेंटेड। तो उसको इन्वेंट किया गया बाय जेम्स वॉट, किसके द्वारा, जेम्स वॉट के द्वारा। तो दोनों ही वर्ब को देखें तो ये वर्ब फॉर्म कहलाएगी एक्टिव वॉइस, और ये वर्ब कहलाएगी पैसिव वॉइस। तो आज का टॉपिक है हमारा वॉइस, और वॉइस आर टू टाइप्स, दो प्रकार की वॉइस होती हैं जो सब्जेक्ट के रोल को निर्धारित करती हैं कि वो एज एक एक्टिवली, वो सब्जेक्ट एक्टिवली उस सेंटेंस में अपना एक्शन शो करता है, या वो सब्जेक्ट पैसिवली उसको शो करता है। और इस सब्जेक्ट के एक्टिव होने या पैसिव होने के अर्थ को बताया जाता है वर्ब फॉर्म्स के द्वारा। के इन्वेंटेड अगर आ गया तो इट मीन सब्जेक्ट इज एक्टिव, जेम्स वॉट इन्वेंटेड। और अगर आ गया वॉज इन्वेंटेड, वर इन्वेंटेड, तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है, पैसिव है। तो यहाँ पे जो इन्वेंट किया गया वो इंपॉर्टेंट बताया गया है, तो ये कहलाएगा पैसिव वॉइस। एक्चुअल में एग्जाम्पल्स के अंदर इसको इसीलिए बता के रखा जाता है कि कहाँ एक्टिव सब्जेक्ट है जहाँ पे एक्टिव वर्ब इस्तेमाल की जाए, कहाँ पैसिव सब्जेक्ट है वहाँ पे पैसिव वर्ब को इस्तेमाल किया जाए। अक्सर करके हमारी जो इंग्लिश टीचिंग होती है उसके अंतर्गत क्या होता है, आपको सिखाया जाता है कि हाउ अ सेंटेंस इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस, बट यू आर नॉट लर्न हाउ और व्हेन पैसिव फॉर्म इज यूज्ड, एक्टिव फॉर्म इज यूज्ड। सो नेचर वाली बात है, क्योंकि थोड़ा पैटर्न इसी प्रकार का है अपने एग्जाम्स का, बोर्ड एग्जाम्स का या फिर अपनी कंपटीशन का, वो फिर उसको चेंज करना ही बताते हैं कि इस प्रकार से। तो बेटा इसमें हम समझ गए कि वॉज इन्वेंटेड एक पैसिव वॉइस है। यहाँ वॉइस से मतलब क्या होगा, वॉइस से मतलब होगा रोल ऑफ द सब्जेक्ट एज ए एक्टिव सब्जेक्ट और पैसिव सब्जेक्ट डिनोटेड बाय the verb form in both the examples. क्लियर? तो वॉइस का मतलब क्या है, रोल ऑफ द सब्जेक्ट। तो वॉइस बोलते हैं किसको, वर्ब फॉर्म को। तो वॉइस बोलते हैं वर्ब फॉर्म को, और ये वर्ब फॉर्म ये डिसाइड करती है रोल ऑफ द सब्जेक्ट, रोल ऑफ द सब्जेक्ट आइदर एक्टिव और पैसिव।
तो वॉइस वर्ब फॉर्म होती है जो सब्जेक्ट के रोल को आप निर्धारित करती है कि वो एक्टिव सब्जेक्ट है कि पैसिव है। एक्टिव से मतलब है कि क्या उस सब्जेक्ट का मेंशन करना सेंटेंस के अंदर इम्पोर्टेंट है, क्या उस सब्जेक्ट का मेंशन ना करना इम्पोर्टेंट है, और जो सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन के रूप में बताया गया है यानी ऑब्जेक्ट, क्या वो बताना इम्पोर्टेंट है। तो जब सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है तो वहाँ पे वर्ब एक्टिव वॉइस आती है, और जब ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो किया गया है वो इम्पोर्टेंट बताया जाता है, उस समय पैसिव वॉइस इस्तेमाल की जाती है। लास्ट टाइम हमने जब टेंसेस को पढ़ा था तो टेंस में सिर्फ एक्टिव वॉइस को ही इस्तेमाल किया गया था, पैसिव को इस्तेमाल नहीं किया गया था। क्योंकि अगर मैं उसमें बताता आपको पैसिव वॉइस के एग्जांपल्स को भी तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर कौन सी फॉर्म करा रहे हैं, ये गलत करा रहे हैं, इसलिए वहाँ पे मेरे को बताना सही नहीं लगा। लेकिन आप देखेंगे तो क्लियर सी बात है को वॉइस क्या है, वर्ब फॉर्म है जो रोल ऑफ द सब्जेक्ट बताते हैं कि एक्टिव है कि पैसिव है। पैसिव वॉइस क्या है, वो वर्ब फॉर्म है जो बताती है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मेंशन करना इम्पोर्टेंट है। एक्टिव वॉइस क्या बताती है, एक्टिव वॉइस बताती है कि यहाँ पे सब्जेक्ट का मेंशन करना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये एक्टिव वॉइस इस्तेमाल की गई है। ओके, अच्छा मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर के मैं और बताता हूँ कि ऐसी क्या कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे मान लीजिए वर्ब आ गई परचेज, दीपावली 2 years ago। अब देखिए इसमें देखिए मैं ऑप्शन ले लेता हूं, ऑप्शन है इज परचेज्ड, आर परचेज्ड, had purchased, was purchased। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें टेंस चेक करनी, टेंस क्या है। तो टाइम देखेंगे, टाइम क्या है 2 years एगो, जो कि एक पास्ट को बताती है। और 2 years एगो तो सबसे पहले रेफरेंस पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल होती है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आती है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड हेल्पिंग वर्ब, सकारात्मक वाक्य में सेकंड फॉर्म, और अदरवाइज डिड का इस्तेमाल होता है नकारात्मक या प्रश्नवाचक में, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। ओके, लेकिन वाक्य हमारा कैसा है, सिंपल है। ठीक है, तो हमारे लिए वर्ब क्या रहेगी, सेकंड फॉर्म। परचेज की क्या करेंगे, परचेज। ठीक है, परचेज सही है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ए टी सेट, सब्जेक्ट माना गया है ए टी सेट। अगर आप यहाँ करते हो परचेज्ड कि ए टी सेट परचेज्ड, इसका मतलब एक टीवी सेट ने परचेज किया। क्या टीवी सेट परचेज कर सकता है कुछ है, टीवी सेट को परचेज किया जा सकता है ना। तो बेटा ये जो फॉर्म आएगी ये आएगी पैसिव फॉर्म, क्योंकि टीवी सेट को परचेज किया गया है, जो परचेज करने वाला है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी एक्टिव सब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए जो ये वर्ब फॉर्म है इसको हम पैसिव फॉर्म में बनाते हैं। तो
पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव फॉर्म जो होती है वो वाज या वर, उसके साथ इसमें इस्तेमाल की जाती है। वाज या वर, और ये परचेज की तो थर्ड फॉर्म हमेशा इस्तेमाल होती है। मैं बताता भी आया हूं कि पैसिव वॉइस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इस्तेमाल की जाती है। लाओ, ठीक है, क्लियर है ये? ओके, तो इसमें आंसर कौन सा है? इसमें आंसर है फोर्थ। क्लियर? तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे आते हैं तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको 2 इयर्स एगो का ठीक तरह से पता नहीं लगा है तो आपको ग्रामर को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। अब देखिए, कई प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले सिंपल वाक्य, जैसे आई टीच यू इंग्लिश, ये सेंटेंस है एफर्मेटिव। दूसरा है दे डिड नॉट हेल्प दी ड्रॉइंग बॉय। ड्रॉइंग बॉय। हैव यू डिस्कस द मैटर इन द मीटिंग। इसमें स्टडी लगा देते हैं, इन द मीटिंग recently। where did you find my watch last night। अब देखते हैं, इसमें सिंपल सी चीजें ध्यान रखिए। एफर्मेटिव जब सेंटेंस होता है तो उसका फॉर्म होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आती है। ये होता है एक्टिव वॉइस में। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस अगर हमारे पास होता है तो उसका जो सेंटेंस बनता है उसमें सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब की पैसिव फॉर्म। क्लियर है? ऑब्जेक्ट, पैसिव फॉर्म और सब्जेक्ट। अगर एक्टिव सब्जेक्ट है तो बाय लगा देते हैं, एक्टिव सब्जेक्ट है, डेफिनिट सब्जेक्ट है तो बाय लगा देते हैं। सिंपल सा गणित समझिए। नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, बस वो नॉट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ जाता है, रह जाता है इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आती है,
उसके बाद आता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्टिव में, जबकि इसकी जगह आ जाता है यहाँ सब्जेक्ट और उससे पहले बाई। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, अगेन एंड अगेन बार बार चीज़ों को रटने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? तो मैं इसकी हेल्प से ही आपको इन एग्जांपल्स को करवाऊंगा। पहला सेंटेंस देते हैं, आई टीच। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। आई टीच यू इंग्लिश, कि मैं आपको इंग्लिश टीच करता हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है। ओके, अब इसको जब पैसिव फॉर्म में बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? हम जानते हैं कि प्रेजेंट में जो पैसिव फॉर्म होती है उसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है इज, एम आर, इज, एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव फॉर्म होता है। तो सबसे पहले यू या आई है जो सब्जेक्ट है, या यू है जो ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट को लेंगे यू। अब टीच के लिए क्या फॉर्म आएगी? इज, आर या एम? आर। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टॉट। क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है तो ये अपनी जगह पे ही रहेगा, इंग्लिश। इंग्लिश ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया यू, वर्ब की पैसिव फॉर्म आ गई, टीच की पैसिव फॉर्म आर टॉट, और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये यहीं रहेगा, और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले बाई। बाई आई जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाती है तो इसका क्या हो जाएगा? मी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है। मी की जगह आई नहीं आ सकता और आई की जगह मी इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्लियर? सिर्फ टू मी आ सकता है। क्लियर है ये? दूसरा नियम, डिड नॉट हेल्प। दे, वे डिड नॉट हेल्प, उन्होंने, डिड नॉट हेल्प, हेल्प सहायता नहीं की। दी ड्रॉनिंग बॉय, उस डूबने वाले लड़के की। यस्टरडे पास्ट की बात आ रही है तो डिड नॉट हेल्प आ गया। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव फॉर्म में क्या होगा? हमें इसको पैसिव करना पड़ेगा, यानी इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। किसकी बात करेंगे हम पैसिव वॉइस में? ऑब्जेक्ट की बात। ऑब्जेक्ट कौन है? दी ड्रॉनिंग बॉय। दी ड्राउनिंग बॉय डिड नॉट हेल्प। अब देखो, डिड नॉट हेल्प ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए नेगेटिव में, तो हम वॉज या वर का इस्तेमाल करते हैं। तो बॉय के लिए क्या आएगा? वॉज। नॉट अपनी जगह पे ही रहेगा, और हेल्प की थर्ड फॉर्म ही आती है। डिड नॉट हेल्प, वाज नॉट हेल्प। ठीक है? दे, तो दे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा बाई, और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। इसको आप लिख सकते हैं अगर रेफरेंस इंपॉर्टेंट है तो। और यस्टरडे का यस्टरडे, ये हमारी बन गई पैसिव फॉर्म। नेक्स्ट है, हैव यू डिस्कस द मैटर इन द मीटिंग रिसेंटली। रिसेंटली, हाल ही में। क्या तुमने इस मैटर को मीटिंग में डिस्कस किया है? अब देखो, ये एक क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्वेश्चन जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, यू आ रहा है। यू यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। मैटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस बनानी है तो मैटर की बात करेंगे,
तो ये सिंपली यहां से उठ करके यहां आ जाएगा यू के स्थान पे, दी मैटर। क्लियर? अब हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, लेकिन मैटर एक वचन है, यू के अनुसार हैव आया था यहां, तो मैटर के अनुसार क्या आएगा? हैज। बिल्कुल सही है। हैव का मतलब हैज या हैव होता है। ठीक है। मेन वर्ब है डिस्कस्ड। अब हैज हैव और डिस्कस्ड थर्ड फॉर्म आती है, तो पैसिव फॉर्म बनती है तो बीन लग जाता है बीच में इसमें, तो डिस्कस्ड से पहले आएगा बीन, बीन डिस्कस्ड। ओके। अब ऑब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? सब्जेक्ट। बाय लग जाएगा सब्जेक्ट के साथ, बाय यू इन दी मीटिंग रिसेंटली। क्या मैटर को मीटिंग में तुम्हारे द्वारा डिस्कस किया गया? ओके। तो ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाता है। अब हमारा रह जाता है क्या? लास्ट WH वर्ड। तो देखो WH वर्ड से तो WH वर्ड ही आएगा। ठीक है। वेयर हेल्पिंग वर्ब है, डिड और फाइंड। यू क्या है? सब्जेक्ट। माई वॉच क्या है? ऑब्जेक्ट। तो माई वॉच के बारे में डिस्कस करेंगे, जो चीज़ फाइंड पाई गई है, जो चीज़ पाई गई है उसको हम बात करेंगे, तो ऑटोमेटिक पैसिव वॉइस बनेगा। तो वेयर आएगा। जब हम पैसिव बनाएंगे तो वॉच आएगी यू की जगह पे, क्योंकि यू का रेफरेंस माई वॉच का रेफरेंस पहले दिया जाएगा। तो जब माई रेफरेंस जो चीज़ फाइंड की गई है उसका रेफरेंस पहले आएगा, तो एक्टिव फॉर्म ना आकर के पैसिव फॉर्म आएगी, जो कि होती है वाज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज या वर और फाइंड की फाउंड। क्योंकि माई वॉच आ जाएगा, माई वॉच का हम डिस्कस करेंगे यहाँ, तो उसके अनुसार वाज आएगा, वर आएगा, वॉज। तो यह आ जाएगा वॉज और आएगा माई वॉच, फाइंड की जगह फाउंड। ठीक है। बाय यू लास्ट नाइट। ठीक है ना? अब हमने देखो इसमें क्या देखा। अब इन एग्जाम्पल से हमको समझ में आया कि जब चाहे सेंटेंस एक्टिव है या फिर पैसिव है, तो दो चीज मेनली निकल के आई, आपने देखा होगा। सबसे पहले टेंस नहीं बदलेगी। अगर एक्शन यस्टरडे का था तो एक्टिव में भी यस्टरडे का एक्शन रहेगा और पैसिव में भी यस्टरडे का एक्शन रहेगा। वर्ब फॉर्म का बदलाव कब हो रहा है? यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, उसका मेंशन करना यहाँ इंपॉर्टेंट बताया गया है, तो ये वर्ब फॉर्म ही बदल रही है, लेकिन टेंस वही है, क्योंकि पास्ट का एक्शन तो पास्ट में ही रहेगा, हम उसमें बदलाव नहीं कर सकते। क्लियर? देखो ऐसे समझ लीजिए, मैं सिंपली कहता हूं कि कल उन्होंने डूबने वाले बच्चे की हेल्प नहीं की, या तो आप ऐसे कह लो एक्टिव फॉर्म में, या फिर मैं ऐसे कह लेता हूं कि कल डूबने वाले बच्चे की सहायता उनके द्वारा नहीं की गई, तो भी वाक्य कौन सा है? पास्ट का है। तो दोनों भी वाक्य का थोड़ा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मेंशन करने का ही डिफरेंस है, अदरवाइज टेंस में कोई चेंज नहीं। तो देयर इज नो चेंज इन टेंस। ओके। डिड आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो उसकी जगह वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। डिड आती है तो हेड इस्तेमाल होता है।
दूसरा, टाइप ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर वाक्य सकारात्मक है, एफर्मेटिव, तो वाक्य एफर्मेटिव में ही होगा। अगर वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव है, तो भी एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दोनों में वाक्य सेम रहेगा। ओके। तीसरी चीज, अगर यहां पे आर आ गई तो यहां आर का मतलब सिर्फ आर नहीं है, इज भी है, एम भी है, वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यहां पे वाज का मतलब वाज नहीं है, यहां वाज भी है और वर भी है, वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस एक्चुअल में क्या होता है और पैसिव वॉइस एक्चुअल में क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव वॉइस का पार्ट 2 आएगा, उसमें कुछ हम एक्टिव फॉर्म लिखाएंगे, एक्टिव टेंस को लिखाएंगे और पैसिव टेंस को भी लिखाएंगे। ठीक है, जिससे क्लैरिटी हो जाए सही तरह से। और दूसरा, कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगे, उनकी एक्सरसाइज आपके लिए कराएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसका। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप मेरे सभी वीडियोस को यहाँ पे देख सकें। और कुछ वीडियोस हो सकता है आपको थोड़ा सही तरह से नहीं दिखाई दे, लेकिन आप उनको अगर अटेंटिवली सुनते हैं तो आपको बहुत कुछ उनके अंदर मिलेगा। सो आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, थोड़ा मेरे लिए सपोर्ट करें, जिससे क्या है, मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी मेहनत कराऊं, मैं आपको सपोर्ट करूं। सो थैंक यू सो मच once again. I will be back with amazing exercises and amazing discussion about active and passive voice. So thank you so much and goodbye.